नमस्कार। मैथ्स बाय विकास कुमार यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 20 करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। देखिएगा, क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर, अंकिता ने मूल्य पर 10% की छूट के साथ कुछ खिलौना खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपया था। यदि उसने कुल 450 रुपया की बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे। यहाँ देखिए, बचत का मतलब वह जो एक खिलौना खरीदता है तो वह एक खिलौना पर कितना का छूट पाता है, 10% का छूट, यानी 10% का वह बचत करता है ना। एक खिलौना का मूल्य ओरिजिनल प्राइस है कितना, एक खिलौना का ओरिजिनल कितना है, 50 रुपया। देखिए समझाते हैं। देखिए, एक खिलौना का ओरिजिनल प्राइस कितना है, 50 रुपया। तो मान लेते हुआ टोटल कितना खिलौना खरीदा है, टोटल कितना खिलौना खरीदा है। तो मान लेते हैं कि वह टोटल खिलौना एक्स खरीदा है ना। टोटल कितना खिलौना, वह जो है टोटल एक्स खिलौना खरीदा है। तब एक खिलौना का कीमत 50 रुपया, तब एक्स खिलौना का कीमत कितना हो जाएगा, एक्स गुना 50, इतना आ गया। वह क्या बोल रहा है, वह एक खिलौना पर 10% का छूट का मतलब वह 10% बचा लेती है। एक खिलौना पर 10% का बचत करती है, तो इतना खिलौना पर कितना, 10% का, टोटल पर भी कितना 10% का। वह बचत कर रहा है कितना, 450 का बचत कर लेती है। तो यहाँ से देखते हैं वह कितना खिलौना खरीदेगा। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 45 गुना 2 कितना गया, 90। यानी वह टोटल कितना खिलौना खरीदी थी, 90 खिलौना खरीदी थी। यह एक नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 2 नंबर, एक साइकिल चालक और एक जॉगर एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करते हैं। यदि जॉगर साइकिल चालक द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 हिस्सा और साइकिल चालक द्वारा लिए गए समय के दोगुने समय में तय करता है तो जॉगर की चाल और साइकिल की चाल का अनुपात निकालना है। तो यहाँ से देखिए, दो व्यक्ति है, एक जॉगर चालक है और साइकिल चालक है ना। दोनों का क्या पूछा है, दोनों को जो है आपका स्पीड का रेशियो पूछा है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक जॉगर है, एक जॉगर चालक है, साइकिल चालक है। देखिए ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है कि यदि जॉगर साइकिल चालक द्वारा तय की दूरी का 1/3, यानी साइकिल चालक जो जितना दूरी तय किया है ना उसका 1/3 कौन दूरी तय किया है, जॉगर तय किया है। तब मान लेते हैं कि साइकिल चालक जो है 3 किलोमीटर दूरी तय किया है, तो जॉगर कितना किलोमीटर दूरी तय किया होगा, इसका 1/3, इसका 3 का 1/3 करेंगे तो कितना, 1। अब आगे पढ़िए, यह क्या निकल गया, यह डिस्टेंस का रेशियो निकल गया। यह क्या निकला, यह डिस्टेंस का रेशियो निकल गया। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, 1/3 हिस्सा साइकिल चालक द्वारा, अब देखिए अब समय का, साइकिल चालक द्वारा लिए गए समय से दुगना समय लेता है। क्या बोल रहा है कि साइकिल चालक जो जितना समय ले रहा है ना, जोगर क्या उससे दुगना समय ले रहा है। मान लेते हैं कि अगर यह 1 घंटा समय ले रहा है तो यह कितना घंटा, 2 घंटा। अगर यह 3 घंटा लेगा तो यह किसका, इसका दुगना, 6 घंटा। यानी कि चाल का रेशो कुछ भी ले सकते। मान लेते हैं कि अगर साइकिल चालक 1 घंटा समय ले रहा है तो यह कितना घंटा लेगा, 2 घंटा। मान लेते हैं कि अगर साइकिल चालक 4 घंटा समय लेगा तो जॉगर कितना लेगा, 4 घंटा लेगा। मान लेते हैं कि अगर साइकिल चालक 5 घंटा समय लेता है तो जॉगर कितना लेगा, 10 लेगा। अगर रेशो निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 2:1 ही आएगा। कहूं से भी निकालेगा कितना, 2:1 ही आएगा, 2:1 ही आएगा। यानी यह क्या निकल गया, यह हमको टाइम का रेशियो निकल गया, समय का रेशियो निकल गया। कितना गया, 2:1। यानी कि अगर साइकिल चालक 1 घंटा समय लेगा तो जॉगर कितना लेगा, 2 घंटा समय लेगा। तो यहाँ से देखिए चाल का रेशियो मालूम,
टाइम का रेशियो मालूम था, स्पीड का रेशियो नहीं निकल जाएगा, स्पीड का रेशियो नहीं निकल जाएगा। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर दूरी बाई टाइम। जॉगर कितना दूरी तय किया है, एक, कितना समय ले रहा है, 2 यूनिट। यह क्या निकल गया, यह जॉगर, यह जॉगर की चाल निकल गया है ना। अब देखिए साइकिल जो है, साइकिल चालक कितना किलोमीटर दूरी तय करता है, 3, कितना समय में, 1 समय। यह क्या निकल गया, यह जॉगर और साइकिल चालक का अनुपात निकल गया स्पीड का। अब देखिएगा रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इसको फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या, दोनों तरफ 2 से गुना करी, चाहे तीछा तीछी गुना कर दें, कितना आ गया, 1:6 आ गया। जॉगर और साइकिल चालक का चाल का रेशियो पूछ रहा था आपका, कितना आ गया, 1:6। देखिएगा 3 नंबर, यह 2 नंबर आपका क्वेश्चन था। 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, एक महिला 950 रुपया में एक वस्तु खरीदी और उसने 1150 रुपया में बेच देती, तो उसका प्रतिशत लाभ निकालना है। तो यहाँ देखिए प्रतिशत, रेशियो या फ्रैक्शन हो, तो यहाँ ओरिजिनल वैल्यू लिख की जरूरत नहीं है। आपको रेशियो पूछे, फ्रैक्शन पूछे, परसेंटेज वैल्यू पूछे, तो आप क्या अनुपातिक मान भी, रेशियो भी उसको लेकर बना सकते हैं। देखिए एक महिला जो है 950 रुपया में एक वस्तु खरीदी, वह कितना में खरीदी है, 950 रुपया में खरीदी है, और वह जो है उस वस्तु को कितना में बेच दे रही है, 1150 रुपया में बेच दे रही है, 1150 में बेच दे रही है। यह क्या है, यह कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, इसका रेशियो निकाल देते हैं। कितना बार में, 5 बार में, 19 पचे 95, यहाँ कितना 23 पचे 15 से, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, कितना आ गया, 19:, कितना आ गया, 23। 19 में खरीदा, 23 में बेच दिया, कितना का लाभ हुआ, 4 का लाभ हुआ। 4 का लाभ हुआ किस पर, कॉस्ट प्राइस पर ना, कॉस्ट प्राइस कितना है 19, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। देखिए कितना आ गया, 400 बाई कितना 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38, कितना बचा, एक बचा, 1, 19, फिर कितना डेसिमल देंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं लगेगा, कितना 10 ना, एक बचा कितना 10, यानी 10, फिर नहीं लगा तो फिर एक जीरो और, फिर एक जीरो और, यानी कि 0, यहाँ कितना इतना आ जाएगा, यानी लगभग कितना आ जाएगा आपका 21% हो जाएगा, 22% नहीं 21% आपका लाभ होगा। यह 3 नंबर क्वेश्चन था। देखिएगा 4 नंबर, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और प्रति वस्तु 10 रुपये के कैशबैक नगदी वापस प्रदान करता है। यदि अभी भी प्रति वस्तु 5 रुपये अर्जित करता है, यदि प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य X है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ से देखिए एक बात समझिए, अगर किसी वस्तु मार्क छूट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर मिलता है। यहाँ से देखिए अगर कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर कितना परसेंट का छूट मिलेगा, 7.5% का आपको हर कंडीशन में 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन दुकानदार जो है एक ऑफर और दे दिया है, क्या बोल रहा है कि आप नकदी यानी कैश पेमेंट, आप तत्काल भर अगर तुरंत लेते हैं, यानी तुरंत पैसा देकर कैश लेते हैं, तो आपको जो है कितना 10 रुपया का कैशबैक, यानी कि 10 रुपया का और हम डिस्काउंट दे देंगे, है ना, 10 रुपया का और डिस्काउंट देंगे। क्या बोल रहा है कि 10 रुपया का डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको क्या 5 रुपया का लाभ हो रहा है, 5 रुपया का लाभ हो रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि अगर वस्तु का अंकित मूल्य X है तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए एक बात बताइए, अगर वह देखिए क्या बोल रहा है कि 10 रुपया का कैशबैक, यानी 10 रुपया का अगर नकदी भुगतान करता है तो 10 रुपया के और छूट मिलता है ना, 10 रुपया के और छूट मिला, 10 रुपया के और छूट देने के बाद उसको जो है 5 रुपया का लाभ होता है, 5 रुपया का यानी कि अर्जित करा, यानी क्या चाहिए 5 रुपया का लाभ होता है। अगर उसमें से 5 रुपया और घटा देंगे तो क्या उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देखिए समझिए,
देखिए छूट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस आपको दे दिया है, कितना है, 1 से है। इस पर कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 7.5% का छूट दे रहा है। तो इसका फ्रैक्शन निकाले, 7.5% है ना, 7.5% बटा परसेंटेज के लिए कितना, बटा में से यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 25 ते 75, 25 चौको 100, यानी कितना, 3/40। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 40 है तो उस पर 3 का छूट दे रहा है, यानी कितना में बेच रहा होगा, 37/40 में बेच रहा है ना। तो यहाँ देखिए 7.5% के छूट देने के बाद कितना में बेच रहा है, इतना में बेच रहा है, यानी कितना, 37/40। यह क्या आ गया, यह जो है 7.5% छूट देने के बाद जो है इतना इतना प्राइस हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है कि वह जो है तत्काल, यानी अगर तुरंत कैश पेमेंट करता है तो उसको 10 रुपया का और छूट मिलेगा, यानी कि 10 रुपया का अगर वह तुरंत देगा तो कितना, 10 रुपया का और छूट मिल गया, यानी वह खरीदा कितना में, यह क्या निकल गया, यह सेलिंग प्राइस है। वह जो ग्राहक इतना में खरीदा और इतना में, यह क्या बोल रहा है कि दुकानदार इतना में बेचता है तो उसको 5 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी 5 रुपया अर्जित करा है, यानी कि 5 रुपया का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से देखिए यह क्या है, सेलिंग प्राइस है। अगर इसमें से क्या है, 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपया का क्या हो रहा है, प्रॉफिट है। अगर सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो क्या कॉस्ट प्राइस नहीं निकल जाएगा, 5 घटा देंगे तो यह क्या आ गया, यह कॉस्ट प्राइस आ गया। तो यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ कितना आ गया, 37 बाई कितना, 40, x माइनस कितना, 15। यहाँ देखिए 4 से भाग देंगे कितना, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36। फिर उसके बाद कितना आ गया, डेसिमल देंगे, 1 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 5 को 20, यहाँ डेसिमल फिर 10 दे रहे, यानी कितना, 3 अंक के बाद डेसिमल, x माइनस कितना, 15। यह क्या निकल गया, यह कॉस्ट प्राइस निकल गया। इसी फॉर्म में आपका आंसर दिया है। देखिएगा आप 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित राशि में से 15% और शेषफल में से 25% घटाने के बाद वह कितना, 4335 रुपया शेष बचते हैं, तब मूल राशि निकालना है। देखिए मूल राशि पर यह क्या बोल रहा है कि ओरिजिनल राशि पर वह जो है 15% की कमी करता है, और फिर उसके बाद शेष फल पर, यानी जो शेष बचता है ना उस पर, शेष पर 25% का और कमी कर देता है। उसको 2 कमी, यानी कमी करने के बाद उसका शेष कितना बच जाता है प्राइस, 4335 रुपया। तो क्या पूछ रहा है कि उसका मूल राशि क्या था, कि यानी कि उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था, यह निकालना है। तो यहाँ से देखिए निकालते हैं। देखिएगा तब मान लेते हैं कि उसका ओरिजिनल मूल्य कितना है, 1 रुपया, 1 है। यह जो क्या है वह पहले इस पर कितना परसेंट का कमी कर रहा है, 15% की कमी कर रहा है। 15% कमी होने के बाद वह बेच रहा है कितना में, 85। इतना रुपया आ गया, 15% कमी के करने के बाद उसका प्राइस कितना हो गया, इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है, वह जो है फिर इसके बाद एक और छूट देता है, यानी कितना, फिर और कमी करता है, कितना का, 25% का शेष पर, यानी यह शेष बच गया, शेष पर 25% का और कमी कर रहा है, यानी कितना, 25% कमी करेगा तो कितना, 75%, 75% आ गया। अब कमी होने के बाद इसका प्राइस हो गया है कितना, 4335 हो गया है। तो इसका हल करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा 25 या 75, 25 चौको 100, यहाँ 17 से काटेंगे, 17 पचे 85, 100, 3 से काटते हैं, 3 चरती है 12, चरती है 12, चरती है 12, और कितना, पंती 15, 17 से काटते हैं,
17 छक 17 सत्ते 33, 17 25, 17 छक 17 सत्ते 17 छत्ते 37 से 17 17 17 8 36 से 17 8 136, 17 8 36 से 136, यानी 144 में से 136 गया, कितना बचा 8, और 17 पचे 50, यानी यह जो 85 बार में यह कट जाएगा। यहाँ देखिए 20 गुना 8, 20 गुना 8 कितना 80, और 80 गुना 85, 80 गुना 85 करेगा तो कितना, 8 से गुना कर दीजिए, 8 45 के 0 करी 4, 8 64, 4 कितना 68, और 1 0 और, यानी कितना आ गया, उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था, 6800 था। अब देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी का व्यय उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय क्रमिक रूप से 20% 50% की वृद्धि होती है तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितने प्रतिशत जो है कमी या अधिक है, जिससे उसकी बचत में पिछले की बचत का कितना 2.5 गुना हो जाए। तो यहाँ से देखिए निकालते हैं। देखिए क्या बुरा, देखिए आप लोग अगर सेट मारते हैं तो पहले कैसे आप क्या करते हैं, पहले आप खुद से लगाइए, पहले वीडियो को नहीं कि नहीं बढ़ रहा है तो लब सीना वीडियो देख ली, ऐसा नहीं करिए, पहले खुद से अपना अप्रोच लगाइए किसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। जब लास्ट प्रयास जब नहीं बने, जब पूरा हार थक हो जाए, तब उसके बाद वीडियो देखिए कि कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ है। पहले अपने खुद से कोशिश करिए, इसमें आपको जितना थिंकिंग है जितना है, किस तरीका से कि इस तरीका से भी होता है उस तरीका से भी हो सकता है, जितना आपको लगता है उतना प्रयास करिए। उसके बाद अब नहीं बनता है तो फिर उसके बाद लास्ट में वीडियो देखिए, है ना। तो यहाँ से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी अपनी व्यय उसकी आय का कितना है 70% है, व्यय जो है उसकी आय का 70% है। तो यहाँ देखिए 70% का फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी कितना 70/100 कितना आ गया 7/10। देखिए जिसके साथ का लगा रहे, जिसके साथ के या के या से लगा रहे वह क्या होगा बाटा में। तब बाटा में क्या है, देखिए एक आदमी उसकी आय का, एक आदमी क्या बोल रहा है, एक आदमी का व्यय उसकी आय का कितना परसेंट 70%। अब बाटा में क्या है, किसके लिए, बाटा में कौन है, आय है, तो आय जो बाटा के लिए आएगा, यानी बाटा में कितना 10 है, यानी कि उस आदमी का इनकम 10 है तो वह खर्च कितना कर रहा है 7 खर्च कर रहा है। यानी यहाँ से देखिए अगर उस आदमी का इनकम 10 है तो वह खर्च कितना कर रहा है, व्यय मतलब खर्च, यानी खर्च कितना कर रहा है, एक्सपेंडिचर, खर्च कितना कर रहा है 7 खर्च कर रहा है। इनकम 10 7 खर्च कर रहा है तो वह बचत कितना कर रहा होगा, सेविंग कितना कर रहा होगा, 3 का बचत कर रहा होगा। अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है कि वह जो है यदि उसकी आय में क्रमिक रूप से 20% और 50% की वृद्धि होता है तो उसके व्यय, अब क्या बोल रहा है कि उसकी इनकम में क्रमिक रूप से, यानी कि पहले जो उसकी इनकम में 20% का वृद्धि होता है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है 50% का वृद्धि हो रहा है, जिससे क्या बोल रहा है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा, जिससे क्या बोल रहा है कि उसकी बचत में पहले का कितना गुना हो गया है 2.5 गुना। तो यहाँ से देखिए पहले क्या बोल रहा है, इसमें 2 क्रमिक वृद्धि करेंगे, कितना का वृद्धि हुआ 20% और 50% का। तो यहाँ से देखिए इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसका 1 जीरो और लगा लेते हैं कि क्या बाद में थी डेसिमल में नहीं आया, 1 जीरो और लगा लेते। तो यहाँ से देखिए इसका इनकम कितना, पहली इनकम कितना था 100, 2 क्रमिक वृद्धि हुआ उसकी इनकम में 2 क्रम, पहले कितना का वृद्धि हुआ है 20% का, तो कितना आ गया उसका
20% वृद्धि होने के बाद उसका इनकम कितना है, इतना आ गया। अब फिर क्या बोल रहा कि इसके बाद जो है एक और वृद्धि होता है, कितना, 50%। 50% के वृद्धि होने के बाद अब उसका इनकम कितना हो गया, इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 20 से 20, 20 से 20 कितना आ गया, 16 ना 15 गुना 12 कितना आ गया, 180 आ गया। यानी कि अब जो उसका इनकम कितना हो गया, 180। 100 से 180 हो गया, यानी कितना का वृद्धि हुआ होगा, 80 का वृद्धि हुआ। अब क्या बोल रहा है कि उसका जो बचत है ना, उसका जो क्या चीज, उसका जो बचत है पहले के बचत का कितना गुना हो जा रहा है, 2.5 गुना हो जा रहा है। तो 30 का कितना करेंगे, 2.5 गुना करेंगे, ये कितना हो गया। यहाँ देखिएगा, डेसिमल से यहाँ जीरो कैंसिल, कितना हो गया, 75। यानी कि पहले वह 30 बचत करता था, अब कितना बचत हो रहा है, 75 बचत हो रहा है। यानी कि वह बचत में कितना का वृद्धि हुआ, 45 का वृद्धि हुआ। इनकम में कितना, 80 का वृद्धि। बचत में कितना का वृद्धि है, 45 का वृद्धि। तो वह खर्च में कितना का वृद्धि हुआ होगा, 35 का वृद्धि करेगा, तब ना टोटल 80, खर्च और सेविंग जोड़ेंगे तो कितना, तब ना 80 होगा। तो यहाँ देखिए, खर्च में कितना का वृद्धि हुआ, 35 का वृद्धि हुआ। खर्च में कितना, 35 का वृद्धि, कितना पर, 70 पर। परसेंटेज के लिए कितना, 100 से गुना, कितना आ जाएगा, 35 दूना 70, कितना परसेंट का, 50% का वृद्धि हुआ। अगर इस तरह से नहीं पता चला तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, यहाँ अब उसका इनकम कितना है, 180। अब उसका बचत कितना है, 75। तो उसका अब खर्च कितना होगा, अगर इनकम में से बचत घटा देंगे तब ना ये खर्च आ जाएगा ना। यहाँ से देखिए घटाइएगा, कितना आ गया, एक दहा पंचा लिए, 10, 10 में से 5 गया, कितना, 5। यहाँ कितना है, 7, 7 में से 7 गया, 0, कितना आ गया। अब उसका नया खर्च कितना आ गया, 105। पहले कितना खर्च करता था, 70, अब वो कितना खर्च कर रहा है, 105। कितना का वृद्धि हुआ, 35 का वृद्धि हुआ। यह 6 नंबर क्वेश्चन था। देखिएगा 7 नंबर, ए किसी कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा करता है। यदि बी ए के साथ जुड़ जाती है और वे शेष कार्य को 3 दिनों में पूर्ण करते हैं, बी अकेले संपूर्ण कार्य को कितना दिन में करेगा, यह निकालना है। यहां से देखिए, ये जो है एक किसी कार का टोटल क्या होता है, अपने आप में 100%। परसेंटेज में कोई भी दुनिया का कोई भी काम हो, परसेंटेज में कितना, 100%। फ्रैक्शन में टोटल काम कितना, 1। परसेंटेज में 100%, फ्रैक्शन में कितना, 1 होता है टोटल काम। तो यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है, एक किसी कार का 80% काम कितना दिन में कर दे रहा है, 20 दिन में। ये जो है ए 80% काम, ये जो है 80%। तो 80% का फ्रैक्शन लिख लेते हैं, ये जो है 80% काम कितना दिन में कर दे, 80% का फ्रैक्शन लिख दे, कितना, 80 बटा कितना आ जाएगा, 100, 80 बटा 100, यानी कितना आ गया, 4/5। यानी कि ये जो है 4/5 काम कितना दिन में कर दे रही है, 20 दिन में कर दे रहा है। तब पूरा काम कितना दिन में करेगा, कितना, 5, 5 25, यानी ये जो है पूरा काम कितना दिन में कर देगा, 25 दिन में कर देगा। अब क्या बोल रहा है कि ए के साथ अब बी शामिल हो जा रहा है। क्या बोल रहा है, देखिए आगे क्या बोल रहा है कि बी ए के साथ जुड़ जाते, फिर जो है बी ए के साथ जुड़ जाती है और शेष काम को कितना दिन में कर दे रहा है, 3 दिन में कर दे रहा है। शेष काम को कितना, 3 दिनों में पूर्ण कर देता है। तो यहाँ से देखिए अब शेष काम, अब क्या बोल रहा है कि बी के, अब जो है ए के साथ बी आ जाता है, ए के साथ बी आ जाता है और शेष काम को कितना दिन में, 3 दिन में कर दे रहा है। तो शेष काम कितना हो जाएगा, 80% काम हो गया, 80% काम हो गया। तो अब शेष काम कितना बचा है,
20%। 20% काम यानी 20% का फ्रैक्शन ले लेंगे, यानी कितना 20/100 कितना आ गया 1/5। यानी कि अब क्या है ए और बी 1/5 काम कितना दिन में कर दे रहा है 3 दिन में। तब पूरा काम दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा 15 दिन में कर देगा। यहाँ से देखिए अब टोटल काम निकल गया। ये जो है किसी काम को अगर ए अकेले काम करेगा तो किसी काम को 25 दिन में कर देगा। अगर दोनों मिलकर ए और बी मिलकर काम करेगी तो पूरा काम को कितना दिन में 15 दिन में कर देगा। तो यहाँ से टोटल वर्क ले लेंगे। टोटल वर्क क्या इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये जो है 25 दिन में 75 काम, तो एक दिन में कितना काम 3 काम। अब दोनों मिलकर 15 दिन में 75 काम, तो एक दिन में कितना काम 5 काम करेगा। तो यहाँ से देखिए यह क्या निकल गया 1 दिन का काम निकल गया। तब बोले थे कि 1 दिन या 1 मिनट या 1 सेकंड में किया गया काम जो होता है वह क्या होता है उसका इफिशियंसी होता है। तो यहाँ से देखिए ए का इफिशियंसी कितना है 3 है। यहाँ देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर दे रहा 5 काम। ए एक दिन में 3 काम, तो जो शेष बचेगा वो कौन करेगा बी करेगा, यानी बी कितना 2 काम। यहाँ से निकल गया अलग अलग एफिशिएंसी। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर बी अकेले काम करेगा तो पूरा काम कितना दिन में करेगा। पूरा काम कितना है 75। पूरा काम कितना 75। बी एक दिन में 2 काम तो 75 काम कितना दिन में करेगा। तो यहाँ से देखिएगा भाग देंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 दूनी 14, यानी कितना 37.5 दिन में काम हो जाएगा। अगर बी अकेले काम करेगा तो पूरा काम कितना दिन में 37.5 दिन में कर देगा। अब देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। 10 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभाकार कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगा यह निकालना। तो यहाँ देखिए एक घनाभाकार कमरा उसमें बड़ा से बड़ा अधिक से अधिक कितना मीटर लंबा वाला छड़ रखेंगे यह निकालना। तो वह क्या होगा डायगोनल जो घनाभ का विकर्ण होगा वह सबसे बड़ा लंबाई होगा। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। देखिए लंबाई कितना दे दिया आपको 10 दिया है, चौड़ाई कितना है 6 है, ऊंचाई कितना है 8 है। तो घनाभ का विकर्ण यानी घनाभ का विकर्ण क्या होता है डायगोनल √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस कितना ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई कितना है 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 प्लस चौड़ाई कितना 6 का स्क्वायर कितना 36, ऊंचाई कितना है 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। यह इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 64 36 100, 100 प्लस 100 कितना आ गया 200। कितना आ गया 200। तो इसको निकालेगा तो कितना आ जाएगा 10√2, यानी जो सबसे मीटर में है मीटर में, यानी कि घनाभाकार में सबसे लंबा छड़ कितना उसकी लंबाई कितना होगा 10√2 मीटर लंबा छड़ रखाएगा। 9 नंबर देखेगा एक पिज्जा के लिए पनीर और सॉस का अनुपात कितना है 1 कप और 1/2 कप है। यदि रमा एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का उपयोग किया तो उसने एक पिज्जा पर कितने कप पनीर का उपयोग किया। तो यहाँ से देखिए
देखिएगा, देखिए, अगर एक पिज्जा बनाने के लिए पनीर और सॉस का अनुपात दे दिया है, पनीर और सॉस है ना, कितना दे दिया, पनीर एक और सॉस कितना 1/2। अगर एक पिज्जा बनाते हैं तो कितना, एक सॉस और 1/2 क्या ना, सॉरी, एक पनीर और 1/2 सॉस का उपयोग होगा, है ना। तो यहाँ आप पढ़ाए थे, रेशियो शुरू से ही बताते हैं कि रेशियो जो होता है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो यह क्या फ्रैक्शन है, तो इसको फ्रैक्शन से हटाएंगे तो क्या, 2 से, नहीं तो तिरछा तिरछी गुना कर दी, कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। यानी कि एक एक पनीर एक पिज्जा बनाने के लिए 2 पनीर और 1 सॉस की आवश्यकता है ना। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि रामा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाए, एक निश्चित संख्या, इतना पिज्जा बना है नहीं पता, एक निश्चित संख्या में पिज्जा बना है, जिससे उसको क्या है बोल रहा है कि वह जो है 15 कप सॉस लगा है। तो उन पिज्जों पर कितना पनीर लगा होगा यह निकालना है। तो यहाँ देखिए, एक पिज्जा बनाने में उसको कितना, 1 सॉस का उपयोग होता है। तो यहाँ से देखिए, अनुपात में एक का मान, अनुपात यह क्या है, एक सॉस का मान कितना दे दिया है, 15 दे दे, एक सॉस का मान कितना है 15, अनुपात में एक का मान कितना है 15, तो 2 का मान कितना आ जाएगा, ये अनुपात एक का मान 15, तो 2 का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी कि जितना सॉस होगा, अगर जितना भी मान लीजिए कुछ सॉस होगा, है ना, पिज्जा, मान लीजिए कि कुछ पिज्जा होगा, कुछ पिज्जा पर वह कितना 15 सॉस का उपयोग होगा, उन पिज्जों पर 15 सॉस, तो पनीर कितना 30। देखिएगा 10 नंबर क्या बोल रहा है, एक साइकिल चालक 2 घंटा 30 मिनट में 20 मील, 1 घंटा 15 मिनट में 10 मील यात्रा करती है, तब प्रति घंटे औसत चाल निकालना। तो यहाँ से देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए, एवरेज एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बाय क्या, टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ से देखिए, वह जो है कितना 2 घंटा 30 मिनट में कितना दूरी तय किया है, 20 मील दूरी तय किया है। और आगे पढ़िए, वह क्या 1 घंटा 15 मिनट में कितना मील तय किया है, 10 मिनट तय किया है। यह क्या निकल गया, यह टोटल दूरी इतना, टोटल समय लिख देते हैं बटा में, यह 20 मील तय करने में उसको कितना घंटा का समय लगा है, 2 घंटा और 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो कितना 60 से भाग, यानी कितना गया 1/2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 5, यानी कितना 5/2 घंटा का समय लग रहा है, 20 मील जाने में उसको कितना घंटा का 5/2 घंटा का समय लग रहा है। अब आगे पढ़िए, वह जो है 10 मील तय करने में उसको कितना घंटा का समय लग रहा है, 1 घंटा 15 मिनट का समय लग रहा है। तो 15 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे कितना, 15 चौको 60, कितना गया 1/4, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना 4 1 5, कितना गया 5/4 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए 30, अब बटा में कितना एलसीएम कितना 4, यहाँ कितना 10 प्लस 5, कितना आ गया 30 बटा कितना 15/4, इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 गुना 4/15, 15 दूना 30, यानी उसका औसत चाल कितना आ गया 30 किलोमीटर में है, 30 मील पर घंटा, 30 माइल होता है, 30 माइल पर आवर, यानी कि वह जो है प्रत्येक घंटा में कितना 8 मील जाएगा। देखिएगा 11 नंबर में क्या बोल रहा है,
साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकती है। कोमल उसी कार्य को 22 दिन में पूर्ण कर सकती है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु साक्षी ने 3 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया और कोमल ने अकेले सही से कार्य पूरा किया, तो कार्य को पूर्ण होने में कुल कितना दिन का समय लगा, यह निकालना है। तो यहाँ से देखिए, देखिए साक्षी अगर अकेले काम करेगी, अगर साक्षी और कोमल मिलकर काम करती है, साक्षी और कोमल मिलकर काम करती है, तब किसी काम को कितना दिन में पूर्ण कर दे रहा है, 40 दिन में कर दे रहा है। अगर कोमल अकेले काम करती है, अगर कोमल अकेले काम करती है, तो उसी काम को कितना दिन में खत्म हो जा रहा है, 22 दिन में पूरा हो जा रहा है। तो क्या बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ, दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद जो है साक्षी ने काम छोड़ दिया। तो क्या बोला कि पूरा काम कितना दिन में पूरा होगा, यह निकालना। तो यहाँ से देखिए, दोनों मिलकर कितना दिन में, 10 दिन में, कोमल अकेले मिलकर कितना दिन में, 22 दिन में कर दे रहा। तो यहाँ से टोटल वर्क ले लेंगे। टोटल वर्क क्या है, इसका एलसीएम 22 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 110 हो जाएगा। एलसीएम कितना, 110। दोनों मिलकर 10 दिन में 110 काम, तो एक दिन में कितना काम, 11 काम। कोमल 22 दिन में 110 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 5 काम करेगी। तो यहाँ से देखिए यह क्या निकल गया, यह एक दिन का काम निकल गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से दोनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकालते हैं। कोमल एक दिन में 5 काम, कोमल जो है एक दिन में 5 काम, कोमल एक दिन में 5 काम, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 11 काम। कोमल 5 काम करते, तो जो शेष बचेगा वो कौन करेगी, साक्षी करेगी। यानी कि साक्षी जो है एक दिन में कितना काम करेगी, 6 काम करेगी। यह दोनों का एफिशिएंसी निकल गया। अब क्या बोला, यहाँ से देखिए, दोनों ने काम शुरू किया, साक्षी और कोमल ने दोनों साथ साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद जो है साक्षी ने काम छोड़ दिया। 3 दिन तक मान लेते कि 3 दिन जो है यह साक्षी काम किया, लेकिन 3 दिन के बाद यह काम छोड़ दिया। तो आगे कौन किया होगा, कोमल की होगी। आगे कौन की होगी, कोमल। कोमल कब तक काम की होगी, जब तक कि काम खत्म नहीं हुआ। मान लीजिए कि काम यहाँ समाप्त हो गया है, काम यहाँ समाप्त हुआ, तो कोमल क्या शुरू से अंत तक काम की है, शुरू से अंत तक काम की है। तो यहाँ से देखिए, अगर टोटल काम में से कोमल का काम घटा देंगे तब और जो शेष काम बचेगा वह पूरा काम कौन करेगा, कोमल करेगा। और कोमल जो शेष काम वह पूरा के पूरा दिन लगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ साक्षी का काम घटा देते कि साक्षी जो है 3 दिन में कितना काम करेगी। तो यहाँ देखिए, साक्षी एक दिन में कितना काम, साक्षी एक दिन में 6 काम, साक्षी एक दिन में 6 काम, तो 3 दिन में कितना काम करेगी, 18 काम करेगी। तो यहाँ से देखिए 110 में से 18 काम हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, घटा देंगे। यानी कितना, 110 माइनस 18, 110 माइनस 18 घटाइए कितना, 2। कितना गया शेष काम, कौन कितना गया, 92। अब 92 काम कौन की होगी, कोमल की होगी, शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि यह पूरा के पूरा दिन काम की है। तो यहाँ से देखिए, अब निकालते हैं कि पूरा काम करने में कितना, कोमल को इतना काम करने में कितना दिन लगा है। यहाँ से देखिए, तब तो कितना काम, शेष कितना काम है, 92 काम है। यहाँ देखिए, कोमल एक दिन में 5 काम, कोमल एक दिन में 5 काम, तब 92 काम करने में कितना दिन लगेगा, इतना दिन लगेगा। और यह क्या है, टोटल, यानी पूरा समय लगा शुरू से अंत तक, यानी कि शुरू से अंत तक यही ना समय लगा है। यानी कितना दिन, 92/5 दिन में काम खत्म हुआ होगा। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन,
देखिए, एक बैंक 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो एक ग्राहक 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष 3200 रुपया जमा करती है। अब वर्ष के अंत में ग्राहक को ब्याज के रूप में वार्षिक कितनी राशि होगी यह निकालना है। तो यहाँ से देखिए, एक आदमी जो है 10% की दर से बैंक से कुछ धन उधार लिया। किस रूप से? अर्धवार्षिक रूप से। वह 6 महीना पर ब्याज लेगा, है ना। तो वह क्या 2 बार ब्याज लिया है। एक बार क्या 1 जनवरी को लिया है, और क्या फिर उसके बाद क्या 1 जुलाई को लिया है ना। 1 जुलाई को लिया है 3200 रुपया। तो क्या पूछ रहा है कि उसको साल के अंत में कितना ब्याज देना पड़ेगा यह निकालना है। देखिए, रेट कितना दिया हुआ है? रेट कितना है? 10%। रेट कितना है? 10%। क्या बोल रहा है कि वह जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, यानी कि कितना 6 महीना पर ब्याज। तो रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी रेट कितना 5%। तो यहाँ से देखिए, अगर वह 1 जनवरी को जो है 1 जनवरी को कर्ज लेगा, अगर वह 1 जनवरी को और वह अगले साल लौटाने जाएगा, तो वह कितना एक साल के लिए 3200 रुपया कर्ज लिया है ना। एक साल के लिए, यानी कितना टाइम कितना है 1 ईयर। अब क्या बोल रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से ना, तो कितना 6 महीना पर ब्याज लेगा, यानी कितना बार 2 बार उसको ब्याज देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखिए, समझिए, यहाँ क्या है 1 ईयर, यहाँ कितना है 1 साल। तो 1 साल में कितना मंथ होता है? 12 मंथ। और यह क्या 6 महीना पर ब्याज दे रहा है, यानी कितना 2 बार उसको ब्याज लगेगा 5% की दर से, है ना। तो यहाँ से देख लिए, वह कर्ज लिया था कितना 3200 रुपया। वह कर्ज लिया कितना 3200 रुपया। 3200 रुपया, यानी अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, सीधे क्या निकाल देते हैं, सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं परसेंटेज में। यहाँ देखिए, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 2 बार, यानी दो बार 5% का 2 बार। तो ये भी फॉर्मूला से निकाल देते कितना 5 + 5 प्लस कितना 5 × 5 बाई कितना 100। यहाँ कितना आ गया 10.25। यानी कि यह क्या जो है 1 साल बाद अर्धवार्षिक, अगर 1 जनवरी को, तो 1 साल बाद वह कितना इतना चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। वह कर्ज लिया था कितना 3200 रुपया कर्ज लिया था। तो देख लेते हैं कि रुपया में कितना ब्याज देना पड़ेगा। 3200 कितना परसेंटेज में कितना 10.25 परसेंटेज के लिए 100 से, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, बाटा में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से कटेगा 8 चौको 32, 25 चौको 100, 25 से काटते हैं 25 चौको 100, कितना 2, 25 एक बार में। अब इसको गुना करेंगे, कितना आ गया 8, 8 चौको 32, 8 चौको 32, यानी कि इस पर यह कितना, अगर 1 जनवरी को लेगा, अगर अगले साल वह जो लौटाने जाएगा तो उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा 328 रुपया। लेकिन वह आगे क्या बोल रहा है कि वह जो है फिर जो क्या कि वह जो है 1 जुलाई को फिर वह दोबारा कर्ज लिया है। वह कब लिया है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को फिर जो है अर्धवार्षिक रूप से इसी रेट से अर्धवार्षिक रूप से ही जो है 1 जुलाई को फिर कर्ज लिया है। कितना रुपया लिया था 3200 रुपया ही लिया। कितना लिया 3200 रुपया। तो यहाँ से देखिए 1 जुलाई को कर्ज लिया, वह अगले साल यानी लास्ट के जनवरी में, यानी 1 जनवरी को वह जाएगा पैसा लौटाने। तो यानी कितना 6 महीना रहेगा। देखना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीना, यानी कि टाइम कितना है 6 मंथ है। 6 मंथ यानी कि कितना उसको एक बार ब्याज देना पड़ेगा। एक बार ब्याज देना पड़ेगा अर्धवार्षिक रूप से, है ना। एक बार ब्याज लगेगा ना, एक बार ब्याज देना पड़ेगा।
तो यहाँ से देखिए, यहाँ कितना है, एक बार ब्याज देना पड़ेगा। रेट कितना अर्धवार्षिक रूप से 5% है, 5% है। तो यहाँ से देखिए, एक साल एक बार यानी एक साल ही समझिए, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। यानी कि एक साल बाद यानी 6 महीना बाद वह लौटाने जाएगा तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, 5% ही उसको देना पड़ेगा। यहाँ देखिए परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 5%। रुपया में कितना देना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, निकाल देते हैं। कितना लिया था, 3200 रुपया। कितना कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना, 5%। तब 5% बाई कितना आ जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको गुना करेंगे, 5 दूना 10, 5 15, 1 16, यानी कितना आ गया, 160 रुपया। यानी कि 160 ब्याज यहाँ और कितना 368 यहाँ, जोड़ देंगे, टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा, कितना आ गया, 328 प्लस कितना 160, कितना आ गया 388 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा। नीचे में नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर लिख देते हैं। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 328 प्लस कितना 160, कितना आ गया 388। चार सौ अट्ठासी हो जाएगा, 388, 3 1 4, 488। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आसान है, सिंप्लीफिकेशन का आप लोग कर लीजिएगा। देखिएगा 14 नंबर क्या बोल रहा है कि 5000 रुपया पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से एक वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। तो यहाँ से देखिए, अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट और एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम ही होता है ना, ताकि मूलधन पर ही ब्याज लगता है एक साल के लिए, तो दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अगले साल से कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होने लगता है। चेंज क्यों होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब ब्याज पर ब्याज लगने की वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए वह कर्ज कितना लिया है, 5,000 रुपया वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। तो यहाँ देखिए पहले वार्षिक निकाल लेते हैं। टाइम कितना है, एक वर्ष। रेट कितना दिया हुआ है, रेट कितना है 4%। तो यहाँ वार्षिक एक साल बाद 4% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा परसेंटेज में 4% ही हो जाएगा। एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है। यानी एक साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4%। अब देखिएगा रेट कितना, टाइम कितना है, टाइम कितना है एक साल, टाइम कितना है एक साल। और रेट क्या है, दिया हुआ 4%। अगर अर्धवार्षिक बोलेगा, अर्धवार्षिक रूप से टाइम कितना हो जाएगा, 6 महीना पर ब्याज देना पड़ेगा। तो यानी कि एक साल में कितना महीना, 12 महीना, 6 महीना पर ब्याज देना पड़ेगा। यानी कितना, 2 बार उसको ब्याज देना पड़ेगा। रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेट क्या, इसका आधा। यानी कि यहाँ से देखे ना, रेट कितना है 4%। तो इसको यह क्या वार्षिक है, तो कितना 12 से भाग 6 महीना पर ब्याज लगेगा। तो 6 से गुना 6 दूनी 12, यानी रेट कितना आ जाएगा, रेट आ गया 2%। रेट कितना आ गया 2%।
तो यहाँ से निकाले। देखिए टाइम दो बार रेट कितना है 2% तो ये भी फार्मूला से निकाल लेते हैं। 2 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2 + 2 गुना 2/100। यहाँ से देखिए इसको कीजिएगा कितना गया 4 + 2 दूना 4, 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद डेसिमल 0.04 कितना गया 4.04। यानी कि अर्धवार्षिक रूप से 1 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब वार्षिक रूप से 1 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। क्या पूछा दोनों के कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर पूछा है। कितना का अंतर है 0.04% का अंतर है, इतना का अंतर है। देख लेते हैं रुपया में कितना का अंतर है। कितना रुपया है 5000 रुपया है ना। कितना का अंतर है 0.04 परसेंटेज के लिए 100 से गुना। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे बाटा में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो 50 दूना 100, 2 दूना 4 कितना रुपया का अंतर है 2 रुपया का अंतर है। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गीता और राधा के धन का अनुपात 7:15 है और राधा और सबिता के धन का अनुपात 7:16 है। यदि गीता के पास 798 रुपया है तो सबिता के पास कितना है यह निकालना है। देखिए गीता और राधा के पास धन का अनुपात कितना है। गीता और राधा के धन का अनुपात कितना है 7:15 7:15। और आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि राधा और सबिता के पास धन का अनुपात कितना है 7:16 है 7:16 है। गीता के पास कितना रुपया है। गीता के पास जो है 998 रुपया है। तो पूछ रही कि सबिता के पास कितना। यहाँ देखिए दोनों में कौन कॉमन है राधा कॉमन है। राधा बोल रही कि एक जगह 15 रुपया है एक जगह बोल रही 7 रुपया है। ये कैसे संभव है देखिए बात समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पिताजी ने 100 रुपया दिया। आपके पिताजी ने 100 रुपया दिया, घर से आपको 100 रुपया मिला। आपको कितना रुपया घर से मिला 100 रुपया मिला। अब बाहर जाके बोल रहे हैं कि क्या कि हमको 200 रुपये। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप एक जगह बोल रहे हैं कि 100 रुपया आपको मिला है, दूसरी जगह आपको बोल रहे हैं कि कितना 200 रुपया। यानी कि क्या अमाउंट सेम ना होगा। 100 रुपया है तो आपके पास हर जगह 100 रुपया ना होगा, सेम होगा। अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे सेम करेंगे। दोनों क्या है सेम है। यहाँ भी राधा दोनों के पास क्या अमाउंट सेम होना चाहिए। दोनों एक ही आदमी ना है तो अमाउंट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहाँ क्या यूनिट सेम है नहीं है तो सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या यहाँ 15 से गुना कर देते हैं, यहाँ 7 से गुना कर देंगे। क्या हो गया सेम हो गया। तो रेशियो का एक रूल है, अगर एक में जितना से गुना के उतना सभी में गुना करना पड़ेगा। यहाँ भी 15 से यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिएगा अब सेम हो गया। यहाँ कितना हो गया 49, 15 7 75 से 105। यहाँ भी कितना 105। यहाँ कितना आ गया 16 25 80 का 0 कैरी 8 और 16 और 8 कितना 40। कितना गया 240 आ गया। यहाँ देखिए अब सबका रेशियो निकल गया। गीता राधा और सबिता। गीता के पास कितना है 49 है,
सविता के पास कितना 105, न राधा के पास कितना 105, सविता के पास कितना 240। देख लेते हैं टोटल। यहाँ देखिए गीता के पास कितना है, गीता के पास कितना है 998 रुपया है, लेकिन अनुपात में है कितना 49 यूनिट। 49 यूनिट का मान कितना है 980, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 20। किसका पूछा है आपका, सविता के पास। तो सविता के पास कितना है 240 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 20, तो 240 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 24 दूना 48, कितना आ गया 4800 रुपया। सविता के पास कितना है 4800 रुपया। देखिएगा 16 नंबर, देखिए एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर पर घंटा अधिक है, तो धीमी लोकल चाल की निकालना है, लोकल ट्रेन की चाल निकालना। यहाँ से देखिए दो ट्रेन है, एक लोकल ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है ना। एक लोकल ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है ना। यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ कि वह टोटल कितना दूरी तय करा 60 किलोमीटर, लोकल ट्रेन भी 60 किलोमीटर तय करा, एक्सप्रेस ट्रेन भी 60 किलोमीटर तय करा। लोकल ट्रेन की चाल जितना है ना उससे एक्सप्रेस ट्रेन की चाल क्या है 20 किलोमीटर पर घंटा स्पीड अधिक है। जितना लोकल ट्रेन की चाल है ना उससे 20 अधिक एक्सप्रेस ट्रेन का चाल है ना। क्या बोल रहा है कि लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय ले रहा है ना, जितना समय ले रहा है उससे एक्सप्रेस ट्रेन जो है क्या लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय ले रहा है। तो यहाँ से देखिए अगर अगर दो स्पीड मालूम और टाइम का डिफरेंस मालूम, तो दूरी बराबर होता है S1 इंटू S2 बटा में क्या डिफरेंस ऑफ टाइम इंटू डिफरेंस ऑफ सॉरी दूरी बराबर होता है S1 इंटू S2 बटा में क्या डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। देखिए समझिए, देखिए वह दूरी कितना तय कर रही है, वह दूरी जो है दूरी कितना तय कर रही है। लोकल ट्रेन भी 60 किलोमीटर, एक्सप्रेस ट्रेन भी 60 किलोमीटर, दूरी कितना है 60 किलोमीटर है ना। यहाँ से देखिए दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है 30 मिनट। 30 मिनट कम समय लेते, यानी कि लोकल समय जितना समय ले रहा है ना उससे एक्सप्रेस ट्रेन कितना 30 मिनट कम समय ले रहा है, यानी कि डिफरेंस ऑफ टाइम मालूम है। डिफरेंस ऑफ टाइम यानी दोनों ट्रेन के समय का अंतर कितना है 30 मिनट है। यहाँ से देख लीजिए मान लेते हैं कि पैसेंजर ट्रेन, मान लेते हैं कि क्या चीज पैसेंजर ट्रेन की चाल कितना, पैसेंजर ट्रेन की चाल जो है v किलोमीटर पर आवर, पैसेंजर ट्रेन की चाल v किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन की चाल क्या बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन की चाल क्या हो जाएगा, क्या बोला कि पैसेंजर ट्रेन की चाल से एक्सप्रेस ट्रेन की चाल कितना अधिक है 20 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है, तो इसका चाल क्या हो जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन का चाल कितना होगा v प्लस 20 इतना किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से देखिए अगर डिफरेंस ऑफ टाइम मालूम, दो स्पीड मालूम, तो डिस्टेंस बराबर होता है क्या S1 इंटू S2, अब बाटा में क्या डिफरेंस ऑफ स्पीड S1 माइनस S2 गुना क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टाइम। तो यहाँ देखिए दूरी कितना है 60 किलोमीटर, दूरी कितना है 60 किलोमीटर।
S1 कितना, पहला यह स्पीड कितना है V1, पहला स्पीड V1, और यह कितना है V प्लस 20, और दोनों के स्पीड का अंतर, दोनों के स्पीड का अंतर कितना का है 20 का है, बाटा में कितना आ जाएगा 20, और गुना डिफरेंस ऑफ टाइम कितना 30 मिनट का, 30 मिनट टाइम में कितना का अंतर है 30 मिनट है, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो कितना 30/60, 30/60 कितना 1/2 आवर का डिफरेंस, कितना आधा घंटा का अंतर है, यानी 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ कितना 20 दूना 40, यानी कितना आ गया 40 गुना 60 बराबर में कितना V गुना V प्लस 20। तो यहाँ से देखिए अगर इसको सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए कुछ सोचिए कि ऐसा क्या V का मान ले कि गुना करना पर इतना आ जाए, तो यानी कि कितना V का मान 40 लेने पर सेट हो जा रहा, V का मान 40, तो यहाँ देखिए 40 गुना कितना 40 प्लस 20 कितना गया 60, इसके बराबर है, यानी कि लोकल ट्रेन की चाल निकल गया। लोकल ट्रेन का चाल कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, किसका पूछ रहा है लोकल ट्रेन की ही चाल पूछ रहा है, यानी पैसेंजर ट्रेन का चाल कितना है, पैसेंजर ट्रेन का चाल कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा 17 नंबर, देखिए 17 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा 180 किलोमीटर पर घंटा की गति से करता है और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर पर घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। यदि कुल समय 6 घंटा लगता है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ से देखिए दोनों ट्रेन पढ़ने में ना, सॉरी दोनों क्वेश्चन आपको 16 नंबर 17 नंबर में क्या दोनों सेम ही लग रहा होगा, क्या है कि दोनों लग रहा है कि दोनों सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन सेम नहीं है। क्या बोल रहा है कि यह जो है एक आदमी जो है इधर से मान के यहाँ से मान के कहूँ मार्केट गया फिर वापस आया, कुछ अलग चाल से गया फिर उतना ही दूरी के उसको वापस आ गया। यहाँ क्या दे रहा है, वह टोटल टाइम दिया रहेगा, उसको आने और जाने का टोटल टाइम दिया रहेगा, टोटल टाइम दो स्पीड मालूम, तो दूरी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा S1 इंटू S2, S1 इंटू S2 बटा में क्या दोनों चाल का योग, अब गुना में क्या हो जाएगा टोटल टाइम हो जाएगा। दोनों सेम ही एक तरह से है, लेकिन यहाँ क्या दिया, यहाँ क्या था दोनों चाल दिया होता और टाइम का क्या है डिफरेंस है, तो दूरी बराबर कितना इतना हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन समझिए अब 17 नंबर, नहीं तो देखिए बेसिक से समझा देते हैं, फिर उसके बाद फार्मूला थी वो भी समझा देंगे। अगर बेसिक समझा देंगे तो दोनों चीज हो जाएगा, आपका फार्मूला भी उससे प्रूफ हो जाएगा। देख लीजिए दोनों चीज कर देते हैं। देखिए एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक, देखिए मान लीजिए कि कोई स्थान यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है यहाँ से गया कितना की चाल से गया 180 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गया, और फिर वापस जो है कितना 240 किलोमीटर, कितना 240 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से फिर वापस आ गया प्रारंभिक स्थान पर, फिर वापस आ गया। इसको टोटल आने जाने में कितना घंटा का समय लग रहा है 6 घंटा का समय लग रहा है। तब मान लेते हैं कि यह दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी कितना है x किलोमीटर है ना, x किलोमीटर है। तो एक बात बताइए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4। अगर यहाँ से देखिए मान लीजिए कि यहाँ से कोई आदमी वहां गया कितना किलोमीटर x किलोमीटर गया, कितना का स्पीड से 180 किलोमीटर के स्पीड से, तो x किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लग जाएगा दूरी बटा 4, दूरी कितना x कितना स्पीड से 180,
अब देखिए वहां से फिर वापस यही दूरी वापस आया, कितना के स्पीड से 240 के स्पीड से, समय कितना लग जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है एक, किस चाल से 240 किलोमीटर पर घंटा। यह क्या निकल गया, इसको जाने में इतना समय लग रहा, इसको आने में इतना समय लग रहा, उसको टोटल आने जाने में कितना घंटा का समय लग रहा है, 6 घंटा का समय लग रहा है। यहाँ देखिएगा इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम दो तरह कैसे ले सकते हैं, इसको फैक्टर तोड़कर भी ले सकते हैं, इसको प्रोडक्ट में भी ले सकते हैं। तो इसको फैक्टर नहीं तोड़ेंगे, गुना कर दे, गुना करके लेंगे तो आपका फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसका एलसीएम कितना, 180 गुना कितना 240, यहाँ कितना आ जाएगा 180 कैंसिल, कितना आ गया 240 एक्स प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा 240 कैंसिल, कितना आ गया 180 एक्स बराबर में कितना 6। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, कितना गया 240 प्लस कितना 180, इसको जोड़िए ना, फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी प्रूफ हो जाएगा लगले। यहाँ कितना 240 गुना कितना 180 बराबर कितना 6। देखिएगा यह पूरा टर्म को, यह पूरा टर्म को उस साइड लेकर जाइए तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो पलट ना जाएगा, यानी कितना 240 गुना कितना 180। अब बाटा में यह ऊपर वाला चीज क्या हो जाएगा नीचे में, यानी कितना 240 प्लस कितना 180 गुना कितना गया 6। तो यह क्या निकल गया, एक्स क्या था दूरी था, तो यह क्या निकल गया दूरी निकल गया। देखिए क्या बताए थे, यानी यह क्या है एक्स क्या है डिस्टेंस है, यह क्या है डिस्टेंस, यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यह क्या है 4, पहला स्पीड गुना दूसरा स्पीड, अब बाटा में क्या दोनों स्पीड का योग, यानी s1 प्लस s2, अब गुना में क्या हो जाएगा टोटल टाइम, यहाँ टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम यह डिस्टेंस बराबर। तो क्या हो गया फार्मूला, अगर दो स्पीड मालूम, अगर दो स्पीड मालूम और टोटल टाइम दिया हुआ, टोटल टाइम दिया हुआ तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा s1 गुना s2, अब बाटा में क्या चालों का योग गुना टोटल टाइम, है ना। तो यहाँ से देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से इतना नहीं करना है, अब सीधे ये फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला में वैल्यू पुट करिएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए यहाँ इसको कितना आ गया 240 गुना कितना 180, अब बाटा में कितना आ जाएगा, इसको जोड़िएगा 0 8 4 12, 0 8 4 12 के 2 कितना आ गया 420 गुना कितना 6, 0 से 0 कैंसिल, 7 छक 42, इसको गुना करेगा 0 18 चौक 72, 0 18 चौक 72 का 2 कैरी 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना आ जाएगा 36 और 7 कितना 43, 43 बटा कितना 7 कितना आ जाएगा 7 छक 42, 7 छक 42, यहाँ कितना 1 7 कितना बचा 5, 0 कितना 7 से 49 1, यानी लमसम कितना 117 किलोमीटर .14, इतना किलोमीटर दूरी था। देखिएगा 18 नंबर, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो बनने वाले घनों की संख्या निकालें। देखिएगा एक बड़ा सा घन है, उसको पिघलाकर छोटा छोटा घन बनाया गया, उसको पिघलाकर छोटा छोटा घन बनाया गया, तो क्या सेम रहेगा उसका क्वांटिटी, यानी उसका आयतन, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना। यानी बड़ा घन का जितना आयतन होगा उसको गलाकर छोटा छोटा जितना गोली बनेगा उसके क्या, उसके सब गोली के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए अगर बड़ा घन के आयतन में एक छोटा घन के आयतन से भाग देंगे तो क्या निकल गया, छोटे घन की संख्या निकल जाएगा। देखिए समझाते हैं,
घनाभ है ना, एक घनाभ को बनाकर घन बनाया गया है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा की। देखिए, किसी चीज को दूसरा में परिवर्तन करेंगे तो उसका क्या सेम रहेगा? उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, उसका आयतन सेम रहेगा। आयतन बराबर कर देंगे। देखिए, लंबाई कितना दे दिया? लंबाई जो है 24 है। चौड़ाई कितना है? 18 है। और ऊंचाई कितना है? 12 है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कितना आ जाएगा? 24 गुना 18 गुना 12। यहाँ देखिए, घन के छोटा जो छोटा छोटा घन बनाया गया है ना, उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई दे दिया। घन का आयतन कितना? भुजा की। यानी यह क्या निकल गया? भुजा की, यानी यह छोटा घन का आयतन निकल गया। एक घन का आयतन इतना। ऐसा ऐसा कितना गोली बनाया गया? मान लेते हैं कि n घन बनाया गया है। तो यह क्या निकल गया? टोटल घन का आयतन। दोनों का आयतन क्या होगा? सेम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ छह, यहाँ कितना आ जाएगा? 24 गुना 18 गुना 12। यहाँ 6 बार लिख दे, 3। 6 गुना 6, 6 गुना कितना? n। 6 से 6 18, 6 दूना 12, 6 चौको 24। इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 चौको 24। यानी कितना घन बना होगा? 24 घन बना। देखिएगा 19 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 73, 115, 185 को एक संख्या से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संभावित संख्या निकालना। यानी कि क्या संख्या आपको तो ऑप्शन में दिया होगा, तब यहाँ से देखिए ऑप्शन से ये सब छोटा क्वेश्चन है, तो ये लोग को ऑप्शन से ही, ये सब क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो इसमें बड़ा जो है पहले उसको चेक कर लेते हैं। सबसे बड़ा कौन है? 14 है। सबसे बड़ा कौन है? 14। शेष क्या बचना चाहिए? समान बचना चाहिए। यानी 14, 14, 73 को 14 से भाग दीजिए, कितना? 14 × 5 = 70। कितना शेष बचा? 3 बचा। अब देखिए, अब कितना है? 115 है। इसमें भी कितना? 14 से भाग दीजिए, 14 × 5 = 70, 14 × 7 = 72 से, 14 × 7 = 72 से, कितना? 112। शेष कितना बच रहा है? 3। यहाँ भी शेष 3 बच रहा। अब कितना है? 185 है। 185 यहाँ 14 से भाग दीजिए, 185। यहाँ 14 से भाग दीजिए, कितना? 14। कितना? 4, 5, 4 × 42। यहाँ कितना शेष बच रहा है? 3। यानी शेष हर जगह क्या बच रहा है? सेम। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कितना है? 14 है। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 14। देखिएगा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। 1000 ग्राम के लिए वह किस गलत वजन का उपयोग करता है? तो यहाँ देखिए, आप जनरली पढ़े होंगे क्या, लाभ और हानि किस पर होता है? रुपया पर होता है। तो यहाँ क्या दे दिया? यहाँ आपको वेट दे दिया, यानी वजन दे दिया। तो वजन पर कैसे लाभ और हानि होता? यानी कि यहाँ से देखिए, अगर हम कम वजन देंगे तब ना हमको प्रॉफिट होगा। मान ली कि 1000 ग्राम का कोई चीज है, हम उसको कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहे हैं और उसको ओरिजिनल वजन भी दे रहे हैं, 1000 के ग्राम 1000 ग्राम दे रहे हैं। तो क्या हमको लाभ होगा? नहीं लाभ होगा। हम क्या बोलेंगे कि भैया आप लीजिए, आप हमारे दम घर के सदस्य हैं, कोई दिक्कत के बात नहीं, आप ले जाइए, दम जितना में लाए उतना ही में बेच रहे हैं। यानी 100 में लाए हैं, 100 में आपको दे रहे हैं। लेकिन वह क्या कर रहा है? वह वजन में अति कर रहा है।
माने कि बेईमानी कर दे रहा है ना। वजन में 1000 ग्राम के जगह पर वह कितना 700 ग्राम या 900 ग्राम या 800 ग्राम कुछ वजन कम तौल कर देगा, तब उसको वजन में तब उसको लाभ होगा, है ना। दो कंडीशन पर लाभ होता है, एक प्राइस पर होता है, एक वजन पर होता है। तो यानी कि क्या वह 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के चीज को क्या वह कम वजन देगा तब ना उसको हानि होगा। तो यहाँ से देखिए वह कितना 1000 ग्राम उसको देना था, है ना। अब वह क्या बोल रहा है कि वह कॉस्ट प्राइस पर, वह मानी कि जितना वाला यानी कि वह अथी पर नहीं बेच रहा है, वह रुपया पर लाभ और हानि नहीं, वह क्या बोल रहा है कि वजन में अथी कर रहा है, वजन में उसको क्या 25% का लाभ हो रहा है। तब 25% का लाभ, तो इसका क्या हो जाएगा 125/100, तो इसका उल्टा गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका कि वह कितना ग्राम दे रहा है, यानी कि कितना 100/125, 100/125 काटेंगे, 25 चौको 100, 25 25 25 यहाँ कितना आ जाएगा 200, यानी वह जो कितना ग्राम तो रहा 800 ग्राम वह ग्राहक को दे रहा है। ठीक है, ओके, गुड नाइट।